हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो आज की क्लास में हम कुछ और इनहेरिटेंस पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक एग्जांपल से समझेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे स्नैपड्रैगन फ्लावर का। स्नैपड्रैगन फ्लावर यानी स्नैपड्रैगन फ्लावर को हम एंटीरायरम मेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक फ्लावर लेंगे प्योर रेड, ओके, और दूसरा लेंगे प्योर वाइट, यानी जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो वाइट है और जो डोमिनेंट कैरेक्टर वो है रेड। तो यहाँ पे हमें गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल आर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हमें स्मॉल आर मिलेगा, ठीक है। F1 हाइब्रिड हमारा क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। अब क्या है, रेड और वाइट का जो है जब क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर रेड माना चाहिए, क्योंकि यही हो रहा था जब हमने टॉल और डॉफ के बीच में क्रॉस करवाया था तो सारे टॉल आ रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, रेड नहीं है, यहाँ पर है ये पिंक, ठीक है। यानी जितने भी फ्लावर्स F1 में आ रहे हैं वो सारे कैसे होंगे, पिंक होंगे। क्यों पिंक होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, हम इसको बोल रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि ये जो हमारा कैपिटल आर है ना, ये पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। जब ये दोनों कैपिटल आर होमोजाइगस मिलते हैं तब जाके रेड कैरेक्टर बनता है, लेकिन जब सिर्फ एक सिंगल आर स्मॉल आर के साथ आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में मिक्स होकर पिंक बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो आर है ना, ये पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, 50% एक्सप्रेस कर पा रहा है, और इसी वजह से इसका कलर जो है वो पिंक आ रहा है, ओके। और ये चीज़ हमें कब कन्फर्म होगी, जब हम F2 करेंगे। तो अब हम F2 करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करी थी, सेल्फिंग करवा दी F2 जनरेशन में। तो जब हमने F2 जनरेशन में सेल्फिंग करवाई तो जब पनेट स्क्वायर चार्ट बनाया तो यहाँ हमें कैसे प्लांट्स मिलेंगे, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो है वो कैपिटल आर है, दो जो हैं वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, और एक जो है वो स्मॉल आर, ठीक। तो यहाँ पर हमें F2 जनरेशन से ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो रही है कि यहाँ पर इस क्रॉस में ब्लेंडिंग नहीं होती है, यानी रेड और वाइट मिलके पिंक नहीं बना रहे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेड कैरेक्टर भी अपीयर हो गया है और यहाँ पर पिंक भी आ गया है। तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर रही हैं कि इस क्रॉस में जो है ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो पिंक इसलिए बना रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है। और इसी वजह से जब हम F2 कर रहे हैं तो यहाँ पर रेड कैरेक्टर भी दिख रहा है हमें और पिंक भी दिख रहा है, ठीक है। तो रेशो देखेंगे तो क्या आ जाएगी, 1:2:1। तो अगर हम रेशो की बात करें तो 1:2:1 तो आ रही है, लेकिन ये दिखने में यानी फिनोटिपिक रेशो भी ऐसी 1:2:1 ही होगी और जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 होगी। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी प्लांट को जो रेड कलर का हमें दिख रहा है तो उसका जीनोटाइप हम क्या बोलेंगे कि इसका जीनोटाइप भी जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट ही होगा। अगर वो हमें पिंक दिख रहा है तो उसका जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है, तभी वो हमें पिंक दिख रहा है। अगर वो हेट्रोजाइगस पिंक दिख रहा है और हम सोचे कि उसका जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस है, तो ऐसा नहीं। अगर पिंक दिख रहा है तो उसका जीनोटाइप मतलब हेट्रोजाइगस है, ओके। तो यानी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो भी इसमें क्या होगी, सेम होगी, 1:2:1। क्योंकि जब हमने टॉल डॉफ का क्रॉस करवाया था तो वहाँ पर जो हमें हेट्रोजाइगस प्लांट थे वो भी टॉल थे, तो वहाँ पे हमें क्लियर हो रहा था कि वहाँ क्या है, डोमिनेंस पूरी तरह से डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा था, इसीलिए जो हेट्रोजाइगस थे वो भी टॉल आ रहे थे। पर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस आ रहे हैं वो पिंक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहाँ पर एक बार इसमें क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। पहला पॉइंट जो है वो इसकी डेफिनेशन आ गई कि क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हमने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ले लिए, रेड और वाइट लिया, जब हमने उसको क्रॉस करवाया तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिला वो इंटरमीडिएट मिला, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसमें यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है वो क्या है, यहाँ पर रिड्यूस्ड रेशो में एक्सप्रेस हो रहा है, यानी एक्सप्रेस तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो रहा। तीसरी चीज़ हमने इसमें पढ़ी कि ये जो क्रॉस है ये ब्लेंडिंग फेवर बिल्कुल नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हम जब पेरेंट जो F2 जनरेशन जब आती है तब उसमें हमें पता लग जाता है कि 25% जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर जो है वो रिकवर हो रहा है, रेड भी आ रहा है और वाइट भी आ रहा है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया यहाँ पर, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है, और एक एंटीरायनम मेजर जिसको हम स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट केस हम यहाँ पर देखेंगे कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, यहाँ पर कोडोमिनेंस के केस में एग्जाम्पल लेंगे हम कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल।
अब ये जो कोड कलर इन कैटल है, इसमें हम क्या करेंगे, एक कैटल लेंगे रेड कलर की और दूसरी कैटल लेंगे हम वाइट कलर की। ठीक है, रेड कलर की कैटल हो गई और एक हो गई वाइट कलर की कैटल। ओके, तो यहाँ पर हमारे गैमेट्स आ गए और फिर उसके बाद हमने फ्यूजन करवाया तो क्या आया, F1 जनरेशन विच इज हाइब्रिड। F1 जनरेशन आ गई, हाइब्रिड आ गया F1। अब यहाँ पर जो कलर बनेगा F1 के अंदर वो कैसा होगा, रोन कलर, यानी जो कैटल बनेगी कैसी होगी, रोन कलर की होगी। अब रोन कलर क्या होगा कि अगर कैटल जो है वो रेड कलर की है तो उसके अंदर बीच बीच में व्हाइट कलर होगा, या फिर व्हाइट बेस है तो फिर बीच बीच में रेड बेस होगा, रेड कलर के पैचेस होंगे, यानी पैचेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही एलील्स जो है यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कैपिटल आर जो है वो रेड कलर भी दे रहा है और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो व्हाइट कलर भी दे रहा है। कहने का मतलब यह कि दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इस टाइप के एलील्स जब दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं तो इन एलील्स को हम बोलते हैं कोडोमिनेंट एलील्स, कोडोमिनेंस एलील्स। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब यहाँ जब हम F1 जो हाइब्रिड है उसकी जब हमने सेल्फिंग करवाई, F1 हाइब्रिड की जब हमने उसकी सेल्फिंग करवाई तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, F1 की सेल्फिंग जब हम करवाएंगे कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू। ओके, सो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर और डब्ल्यू डब्ल्यू। ओके, यानी ये वाला जो कैरेक्टर है ये आ जाएगा वाइट। ओके, ये वाइट आएगा और ये जो दो हैं ये आ जाएंगे हमारे रोन कलर, रोन कलर, और ये जो आ जाएगा ये आएगा रेड। तो यानी यहाँ पर जो हमारी रेशो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1:2:1। 1 जो है वो रेड है, 1 जो है वाइट है और 2 जो है वो रोन कलर है। यानी हमारी जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों ही केस में रेशो जो है वो सेम आएगी, यानी बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा यहाँ पे रेशो आएगा। रेशो जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा आएगा, लेकिन जो यहाँ पर एलील्स हैं दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो अब इसके एक बार डेफिनेशन देखते हैं क्या है। When the alleles are able to express themselves independently and equally, यानी इंडिपेंडेंटली भी एक्सप्रेस हो रहे हैं क्योंकि रेड भी एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है और दोनों बराबर लेवल पे एक्सप्रेस हो रहे हैं। When present together, यानी जब F1 में आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के एलील्स को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंट एलील्स, और इस फिनोमिना यानी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कोड कलर देख लिया कैटल में, दूसरा है AB ब्लड ग्रुप, यानी यहाँ पर ये जो A और B दोनों जो हैं ये दोनों ही कैसे हैं, कोडोमिनेंट एलील है। यानी अगर ये दोनों का क्रॉस करवाएंगे हम किसी इंडिविजुअल में तो यहाँ पे A और B दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, तो इसलिए A और B कैसे एलील्स हैं, कोडोमिनेंट एलील्स। बाकी हम ये अभी मल्टीपल एलील्स में ये AB और ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं, हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ चुके हैं, हम कोडोमिनेंस पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या समझने की जरूरत है, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक Z जीन है, इस Z जीन के अंदर क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन है इंजाइम फॉर्म करवाने की। ठीक है, इंजाइम फॉर्मेशन की Z जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है। अब सिंपल सी बात है, एक जीन है तो उसके 2 एलील्स होंगे, है ना, एक जीन के 2 एलील्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या किया, इस एक जीन के अंदर क्या किया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। इस जीन के अंदर हमने जब कुछ मॉडिफिकेशन किया तो यानी क्या हुआ, उसके जो एलील्स थे, चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो, चाहे हेटेरोजाइगस फॉर्म में हो, चाहे रिसेसिव फॉर्म में हो, इनमें भी कुछ चेंज आ गया, है ना। तो जब चेंज आया तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स की कंडीशंस फॉर्म होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमने उसके जीन में कुछ मॉडिफिकेशन किया तो जो एलील्स में चेंज आया तो क्या हुआ, नॉर्मली ये क्या कर रहा था, एंजाइम फॉर्मेशन करवा रहा था। तो एंजाइम क्या है, पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, एंजाइम फॉर्म हो रहा है या फिर थोड़ा सा लेस एफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा कम फॉर्म हो रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या है, एंजाइम जो है वो नॉन फंक्शनल है, यानी फॉर्म तो हो रहा है लेकिन फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नॉन फंक्शनल एंजाइम फॉर्म हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है कि बिल्कुल भी एंजाइम नहीं बन रहा, नो एंजाइम। ठीक है, यहां पर तीसरी कंडीशन में कोई एंजाइम फॉर्म हो ही नहीं रहा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है
कि जब हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया इस जीन में, तो जो पहली कंडीशन है जिसमें एंजाइम जो है वो बन रहा है या फिर थोड़ा कम बन रहा है, तो वो बिल्कुल कैसा है, नॉर्मल कंडीशन की तरह है। क्यों नॉर्मल कंडीशन की तरह? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब हमने उस जीन में कोई चेंज नहीं किया था, वो तब भी एंजाइम बना रहा था। लेकिन अब हमने जब चेंज किया है तो जो पहली कंडीशन जो एंजाइम फॉर्मेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन जैसी है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हमने उसमें मॉडिफिकेशन किया तो बिल्कुल नॉन फंक्शनल एंजाइम तो बना, लेकिन वो कोई फंक्शन नहीं कर पा रहा, यानी यहाँ पर एक हमें चेंज देखने को मिल रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर चेंज का असर इतना ज्यादा हुआ है कि बिल्कुल भी एंजाइम फॉर्म नहीं हुआ। तो यानी यहाँ पर ये दो कंडीशन जिनमें हम चेंज देख रहे हैं, और एक कंडीशन जिसमें कोई चेंज नहीं है, यानी बिल्कुल अनमॉडिफाइड जैसी कंडीशन है ये। ठीक है। तो ये जहां पे नॉर्मल कंडीशन आ रही है तो ये क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट है। ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो एलील है वो कैसा है, यहाँ पर डोमिनेंट एलील है। ठीक है। क्योंकि अगर डोमिनेंट एलील है तभी यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ लेकिन तब भी उसने एंजाइम बनाया। तो एलील कैसे है, डोमिनेंट है। हो सकता है हेटेरोजाइगस हो सकता है डोमिनेंट हो, होमोजाइगस हो। बट जब हमने यहाँ पर इतना ज्यादा इसमें चेंज देखा तब हमें समझ में आ गया कि यहाँ जो एलील इन्वॉल्व है वो कैसा है, रिसेसिव एलील है। क्योंकि वो पहले ही है इतना एक्सप्रेशन नहीं कर पा रहा था, और अब जब नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या बिल्कुल भी एंजाइम नहीं बना रहा, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एलील जो इन्वॉल्व है वो कैसा है, रिसेसिव है। तो इससे हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में, कि कौन सा एलील डोमिनेंट हो सकता है, कौन सा एलील रिसेसिव हो सकता है। यानी कि जब हमें कोई कंडीशन में चेंज नहीं दिख रहा तो मतलब जो एलील इन्वॉल्व है वो डोमिनेंट है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये डोमिनेंट फैक्टर है। और जब हमें चेंज दिख रहा है तो उसके फेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर रिसेसिव कंडीशन है। ठीक है। यही है आपका कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो अब हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मल्टीपल एलील्स, और इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। अब मल्टीपल से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे एलील्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि जब दो से ज्यादा एलीलिक फॉर्म्स जो हैं एक ही लोकस पे प्रेजेंट है तब वो क्या बनाती है, एक मल्टीपल एलील्स की सीरीज। अब इस बात को हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक जीन है जिसका नाम है आई। ये आई जीन जो है इसके 3 एलील्स हैं, एक है आई ए, दूसरा जो है वो आई बी है, और तीसरा एलील इसका जो है वो होगा आई, स्मॉल आई। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 3 इंडिविजुअल्स लेंगे। पहला इंडिविजुअल का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके, अब हम यहाँ पर 3 इंडिविजुअल्स ले रहे हैं। पहला इंडिविजुअल के इस पोजीशन पे, यानी एक फिक्स्ड पोजीशन है, ये एक फर्स्ट इंडिविजुअल है। फिर एक ये दूसरा इंडिविजुअल हम ले रहे हैं, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ले रहे हैं। ठीक है। इसके भी सेम इसी पोजीशन पे, और फिर उसके बाद ये तीसरा इंडिविजुअल ले रहे हैं, इसके भी इसी पोजीशन पे, यानी यहाँ पर हमने 3 इंडिविजुअल लिए। ठीक है। तीनों की सेम फिक्स्ड पोजीशन पे एलील्स प्रेजेंट है। इस क्रोमोसोम पे ए एलील है तो इस पे बी एलील है, इस क्रोमोसोम पे बी एलील है तो इस पे आई है, इसके ऊपर जो है वो ए एलील है तो इसके ऊपर आई है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक इंडिविजुअल के अंदर हम 2 एलील्स देख रहे हैं, ए और बी। फिर सिमिलरली दूसरे इंडिविजुअल्स में भी 2 ही एलील है, तीसरे में भी 2 ही एलील है। लेकिन अगर हम यहाँ पर तीनों इंडिविजुअल्स को मिला लें तो यहाँ पर बहुत सारे एलील्स हैं, यानी 1 2 अलग अलग एलील्स है, ए बी भी है, बी आई भी है, ए आई भी है, यानी यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलिज्म है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन हमेशा ही कैसी होती है, मल्टीपल एलीलिक। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर तो 2 ही एलील्स है, हर इंडिविजुअल में 2 ही एलील्स प्रेजेंट है, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल एलील्स होते हैं। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स और मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है। अब यहां पर हम समझेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, इसका जो एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे जो ह्यूमंस हैं इनके अंदर ए ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं, बी ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल होते हैं, और ओ के होते हैं। ठीक है। और ये भी हमने अभी देखा कि जो आई जीन होता है इसके 3 एलील्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये तीनों एलील्स, ए बी और ओ, है ना। ओ के लिए हम कैसे इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, आई ए से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई बी से, और इसके एलील को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। ठीक है। यहाँ तक बात अभी क्लियर है, इतना हमें पता है। अब होता क्या है कि जो हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, जो आरबीसी होता है उसके सरफेस पे एक कार्बोहाइड्रेट की, और हम कह सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड की एक चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा ए एलील होता है ये क्या करता है, ये अपना एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है,
और जो ये बी एलील होता है ये भी अपना एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो आई एलील होता है ये कोई भी एंजाइम नहीं बनाता। ठीक, तो अब होता क्या है कि ये जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर और ओलिगोसेक्राइड की जो चेन होती है और ये कार्बोहाइड्रेट की जो चेन होती है, तो ये आई ए एलील जो होता है ये क्या करता है, इसके साथ इसका एंजाइम बाइंड हो जाता है। तो जब इस कार्बोहाइड्रेट चेन के साथ इस आई एलील का एंजाइम बाइंड हो गया, इसका अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम है, आई बी का अपना एक स्पेसिफिक एंजाइम है, तो वो एंजाइम जब इसके साथ बाइंड हो गया तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आरबीसी के सरफेस पे अब क्या बन गया, ए एंटीजन। ओके, ए एंटीजन बन गया। इसी तरह से इसके सरफेस पे मान लो एक, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर एक और ओलिगोसेक्राइड चेन है। अब यहाँ पर बी का जो है एंजाइम इसके ऊपर बाउंड हो गया, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या होगा, कौन सा एंटीजन बन जाएगा, बी एंटीजन बन जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन एक्सप्रेस हो रहा है या फिर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन आई जो है ये कोई एंजाइम प्रोड्यूस करता ही नहीं है, तो यानी यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा इसका। ठीक, तो अब होगा क्या, यहाँ पर हम एक क्रॉस समझते हैं अब कि मान लो एक कपल है, उसमें एक जो हस्बैंड है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो आई ए है और ये है। ठीक है, दूसरा जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, आई बी। अब हमने जब इनको क्रॉस करवाया तो यहाँ पर हमारे कितने टाइप्स के ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो हम देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो है, यहाँ पे आई ए, यहाँ पे स्मॉल आई, यहाँ पर आई बी, यहाँ पे स्मॉल आई ए आई बी, आई ए स्मॉल आई बी, स्मॉल आई और स्मॉल आई। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल बनेगा इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ, इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा ए, इसका होगा बी और इसका होगा ए बी। ठीक है, तो इस क्रॉस से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर एक का इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो दूसरे का अगर बी है, तो यहाँ पर जब उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका ब्लड ग्रुप इन चारों में से कोई भी हो सकता है। ए बी का भी हो सकता है, ए का भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है और आई का भी। यानी जो प्रोजेनी होगी उसके 25% चांसेस जो होंगे कि वो चारों में से कोई भी एक ब्लड ग्रुप उसका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग में हमने अभी क्या समझा कि किस तरह से कि जो ए बी ओ जो एलील्स है, मतलब आई ए आई बी और आई जो है स्मॉल आई, ये एलील्स हैं, ये किस तरह से आरबीसी के सरफेस पे जो है ए एंटीजन और बी एंटीजन जो है वो एक्सप्रेस होते हैं। अगर आरबीसी के सरफेस पे दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो इसका मतलब उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे सिर्फ एक ही एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ओके, और अगर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब ओ होगा। यहाँ पर आपको जो है वो एनसीईआरटी में एक टेबल भी दिया हुआ है जिससे हम और समझ सकते हैं कि जैसे एक एलील पेरेंट 1 का है आई ए, दूसरे पेरेंट का है आई ए, और फिर इस तरह से ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप ये बनेगा, तो सिंपल सी बात है ब्लड ग्रुप भी यही होगा। अब ये लास्ट वाला और आपको ध्यान रखना है कि अगर एक पेरेंट का एलील स्मॉल आई है, दूसरे पेरेंट का भी स्मॉल आई है, तो यानी कि जीनोटाइप इस तरह से बनेगा और ब्लड ग्रुप बनता है ओ। ठीक है, इस तरह से बाकी भी रहेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर हमें अगर ये पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स होते हैं, ठीक है, तो हमें इसके जीनोटाइप्स निकालने हैं, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स हमें निकालने हैं, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, n/2 n+1, n/2 n+1। तो यानी यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें पता है कितने एलील्स हैं, 3/2 3+1, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2 × 4, यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कितने जीनोटाइप्स निकल के आएंगे, 6 जीनोटाइप्स जो होंगे वो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने जीनोटाइप बनते हैं, 6 जीनोटाइप्स हमें बनते हैं। तो ये फॉर्मूला बस जो है वो हमें ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है n/2 n+1 का। ओके, सो ये था आज का लास्ट टॉपिक, मल्टीपल एलीलिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।